हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। इंटर कॉलेजों ने 23 सीट से अधिक पर लिया दाखिला तो जैक नहीं करेगा पंजीयन। झारखंड के इंटर कॉलेजों में 23 सीट से अधिक पर विद्यार्थियों का दाखिला लिया तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक उनका पंजीयन नहीं करेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। साथ ही सभी इंटर कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा। शिक्षा सचिव द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि राज्य में स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज में प्रत्येक संकाय में नामांकन के लिए 128 सीट और प्रस्वीकृति प्राप्त कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में 384 सीट निर्धारित है। कॉलेजों द्वारा निर्धारित सीट से अधिक नामांकन लिया जाता है और लिए गए नामांकन के आधार पर सीट बढ़ाने या पंजीयन के लिए जैक से अनुरोध किया जाता है। कॉलेजों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना शिक्षक छात्र अनुपात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैक द्वारा निर्धारित सीट से अधिक पर नामांकन लिया जाना नियम के अनुरूप नहीं है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि कॉलेजों का अनुदान भी निर्धारित सीट के अनुरूप ही मिलेगा। कॉलेजों के अनुदान के लिए आवेदन निर्धारित सीट के आलोक में ही स्वीकार किया जाएगा। सीट से अधिक संख्या दिखाए जाने पर अनुदान का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी सत्र में नामांकन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। सभी कॉलेज को 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने व उक्त तिथि के बाद नामांकन नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। कॉलेजों में नामांकन सभी विद्यार्थियों की जानकारी ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। 22 जनवरी को झारखंड में शराब और मांस से बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार से 22 जनवरी को झारखंड में ड्राई डे घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र के जरिए 22 जनवरी को राज्य में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग सीएम हेमंत से की है। पत्र में सांसद ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम निर्धारित है। भगवान श्री राम अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण आदर्श पुरुष एवं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी संस्कृति और सदाचार की बात होने पर भी हम सभी भगवान श्री राम की ही नाम लेते हैं। दीपक प्रकाश ने अपने पत्र में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 22 जनवरी को अपने राज्य में शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए उस दिन ड्राई डे घोषित की है। ठीक उसी तर्ज पर झारखंड में भी 22 जनवरी के दिन शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए और उस दिन को ड्राई डे घोषित की जाए। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। राहुल की यात्रा पर हुई चर्चा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद थे। प्रभारी ने मुख्यमंत्री से वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी हासिल की। प्रभारी ने पार्टी नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना था कि वह राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि जल्द ही पूरी यात्रा का खाका तैयार होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भाजपा में जाने की अटकलों को सांसद गीता कोड़ा ने किया खारिज, कहा मैं कहीं नहीं जा रही। सांसद गीता कोड़ा गुरुवार को कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुई। वह पिछले कई दिनों से पार्टी के कार्यक्रमों से दूर थी। उनके भाजपा में जाने की अटकलें लग रही थी। हालांकि सांसद गीता कोड़ा ने इन तमाम कयासों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगी। पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस मेरे रग रग में है। हमारी एक ही कोशिश है कि झारखंड में कांग्रेस कैसे अधिक मजबूत हो, कांग्रेस कैसे लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। इस दौरान जब सांसद से पूछा गया कि वह इतने दिनों से पार्टी के बैठकों में क्यों नहीं शामिल हो रही थी, क्या अगला चुनाव वह भाजपा से लड़ना चाहती है, इस पर श्रीमती कोड़ा ने कहा कि वह निजी कारणों से कुछ दिनों तक पार्टी की बैठकों से दूर थी। इसकी सूचना प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश
प्रभारी तक को दे दी गई थी। मेरे इधर उधर जाने की खबरें मीडिया में प्रचलित की जाती है। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने में जुटेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, रजिस्टर्ड डीड रद्द करने का अधिकार डीसी को नहीं, सरकार का आदेश अवैध। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने रजिस्टर्ड सेल डीड के मामले में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उपायुक्तों को दिए गए अधिकार को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि रजिस्टर्ड डीड रद्द करने का अधिकार उपायुक्तों को नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से जो अधिकार दिया गया था वह गलत है, यह विधि सम्मत नहीं है। इस अधिकार के तहत उपायुक्तों द्वारा रजिस्टर्ड डीड रद्द करने का जो आदेश पारित किया गया है वह भी अवैध है। इतना ही नहीं, देवघर के उपायुक्त द्वारा रजिस्टर्ड डीड के मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का जो आदेश दिया गया था वह भी गलत है। अदालत ने गुरुवार को उक्त फैसला सुनाते हुए सेल डीड निरस्त करने से संबंधित उपायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली 33 याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। पूर्व में 28 नवंबर 2023 को मामले में अगुवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता पार्थ जलान ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि श्यामगंज मौजा देवघर की उनकी जमीन पर सेल डीड देवघर उपायुक्त ने रद्द कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद डीड को निरस्त करने का अधिकार उपायुक्त को नहीं है। उपायुक्त रजिस्टर्ड डीड को निरस्त नहीं कर सकता, यह अधिकार सिविल कोर्ट को है। राज्य सरकार ने बिना एक्ट में संशोधन किए वर्ष 2016 में एक पत्र के माध्यम से रजिस्टर्ड डीड रद्द करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया था, वह विधि सम्मत नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की निर्देशक अनामिका गौतम, सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी व अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई थी। प्रार्थियों ने उपायुक्त के आदेश व राज्य सरकार के पत्र को चुनौती देते हुए निरस्त करने का आग्रह किया था। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में आदेश जारी कर उपायुक्तों को अधिकार दिया था। कहा गया था कि फर्जीवाड़ा कर जमीन की गलत ढंग से रजिस्ट्री की शिकायत मिलने पर जिला के उपायुक्त सेल डीड को रद्द कर सकेंगे। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का भी अधिकार रहेगा। 21 जनवरी को नहीं, अब इस दिन आएंगे नीतीश कुमार। रामगढ़ में जोहार नीतीश यात्रा को करेंगे संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का 21 जनवरी को झारखंड नहीं आएंगे। अब नीतीश झारखंड 3 फरवरी को आएंगे। इस बात की जानकारी झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने दी है। खीरू महतो ने बताया कि कुहासा और नीतीश की व्यस्तता को देखते हुए दौरे में बदलाव किया गया है। जानकारी हो कि नीतीश कुमार 21 जनवरी 2024 को रामगढ़ से मिशन 2024 के मद्देनजर राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले थे। अब यात्रा 3 फरवरी से शुरू होगी। मिशन 2024 के मद्देनजर नीतीश कुमार का पूरा फोकस जेडीयू का विस्तार झारखंड में करने पर होगा। झारखंड में संगठन का विस्तार जेडीयू की प्राथमिकता में है। खीरू महतो को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए नए साल में जेडीयू के विस्तार के मिशन का आगाज झारखंड से ही करने की रणनीति बनाई गई है। परमंडल स्तर पर सभाओं के आयोजन की भी तैयारी है, जिसका नाम जन जागरण अभियान रखा गया है। साहेबगंज के बरहेट में गुरुवार को 5 ठिकानों पर हुई छापेमारी के पीछे की क्या है वजह। सीबीआई की टीम गुरुवार को साहेबगंज जिले के बरहेट में छापेमारी करने पहुंची थी। यह छापेमारी दुमका जिले के शिकारीपाड़ा स्टेट बैंक शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर मनोज कुमार के द्वारा 2 करोड़ 54 लाख रुपए किए गए घोटाले से जुड़ी हुई है। सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधी शाखा की टीम गुरुवार को बरहेट में एक सीएसपी व 4 बिचौलियों के घर सहित कुल 5 स्थानों पर छापेमारी करने पहुंची थी, क्योंकि मनोज कुमार 2016 से लेकर 2018 तक में बरहेट स्टेट बैंक शाखा में फील्ड अफसर के रूप में कार्यरत थे। वह मूल रूप से साहेबगंज के साक्षरता चौक के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़े जाने पर उन्होंने राजमहल विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर किया और मामले की जांच शुरू की है। 2 जनवरी 2024 को सीबीआई की टीम ने धनबाद विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। उसके बाद सीबीआई की जांच आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को बरहेट में 5 स्थानों पर छापा मारा, जहां पर एक सीएसपी में करोड़ों रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन सीबीआई के हाथ लगे हैं। जानकारी के अनुसार साहेबगंज के बरहेट सीएसपी से लाखों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसमें कई लोगों की अहम भूमिका है। बताया जा रहा कि बरहेट बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के समीप स्थित बबीता कुमारी पति दीपक ठाकुर का सीएसपी एवं उसके बरहेट बाजार स्थित घर, पेट खस्सा के मनोज दास का घर, डुमरिया के मोहरम अंसारी
अंसारी एवं बाघा बांध के कुर्बान अंसारी के घर पर सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। ईडी के बुलावे पर नहीं जाने पर भी गिरफ्तारी आसान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खूब हो रही चर्चा। ईडी किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है कि वो समन पर हाजिर नहीं हुआ या पूछताछ में सहयोग नहीं किया। समन पर हाजिर नहीं हुआ या पूछताछ में सहयोग नहीं किया। कर्नाटक में रियल एस्टेट कारोबारी पंकज और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। झारखंड में जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अवैध खनन केस में सीएम के सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को ईडी के समन के बीच सुप्रीम कोर्ट की उक्त टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 समन किया गया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे थे। अक्टूबर 2023 में कारोबारी बसंत और पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के बाद महज मौखिक निर्देश है कि यह बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को केवल पूछताछ में सहयोग नहीं करने अथवा समन का जवाब नहीं देने पर कोई ठोस वजह बताए बिना गिरफ्तार किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है कि उसने एजेंसी के सवालों का जवाब नहीं दिया या जांच में सहयोग नहीं किया। कभी कभी समन पर जवाब नहीं देने के बाद भी गिरफ्तारियां की जाती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की थी। जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 जनवरी को 8 केंद्र बनाए गए। जेपीएससी द्वारा लगभग 7 साल बाद कुल 10 पदों के लिए सिविल सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा पीटी का आयोजन 21 जनवरी को किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने रांची जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 4261 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि परीक्षा के लिए योग्य लगभग 3400 अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर आवेदन के समय दी गई रंगीन फोटो की 2 प्रति लाना अनिवार्य है। फोटो 100 हस्ताक्षरित होनी चाहिए। इसके अलावा फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र भी लाना है। अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग, किताब, खाद्य सामग्री, अर्थशास्त्र आदि लाने की मनाही है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचना है। आवश्यक जांच के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट विलंब से आने पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी सुरती लेख के लिए प्रमाण पत्र के साथ परीक्षा शुरू होने के 3 दिन पहले उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक के पास आवेदन जमा करेंगे। वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ की होगी झारखंड की इकोनॉमी, लक्ष्य तय। हेमंत सरकार इन दिनों राज्य की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने में जुटी है। इसे लेकर न सिर्फ 2024-25 के बजट पर चर्चा हो रही है, बल्कि 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो फिलहाल 4 लाख करोड़ के करीब है। झारखंड में बजट पूर्व संगोष्ठी को लेकर लगातार दूसरे वर्ष का आयोजित प्री बजट संगोष्ठी का फोकस 2030 तक बजट के आकार पर केंद्रित रहा है। इस दौरान चर्चा का विषय रहा कि बजट आकार बढ़ाने के लिए सरकार को कैसे कैसे प्रयास करने होंगे। संगोष्ठी में कृषि और आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद रहे तो संबंधित विभागों के सचिव ने भी अपने सुझाव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। अजय कुमार सिंह ने बजट में निजी क्षेत्र के निवेशकों को भी समाहित करने को लेकर सुझाव मांगे तो बजट को रोजगार से भी जोड़ने की बात की। पहले दिन सरकार के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर हरीश्वर दयाल ने पीपीटी के माध्यम से झारखंड में विकास की संभावनाओं और इसके लिए हो रहे प्रयासों को समाहित करते हुए रिपोर्ट दी। इसके बाद कृषि, खान एवं भूतत्व विभाग, पर्यटन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने झारखंड के आला अफसरों को किया तलब। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते,
पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, सचिव अमिताभ कौशल, देवघर के उपायुक्त विशाल सागर और देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को तलब किया है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर राज्य सरकार के इन अधिकारियों को लोकसभा की विशेष समिति के समक्ष 12 जनवरी को उपस्थित होने को कहा गया है। लोकसभा के उप सचिव बाला गुरु जी ने इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष को गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पत्र लिखकर राज्य सरकार के अधिकारियों के आचरण की शिकायत की थी। उन्होंने लिखा था कि अधिकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। लोकसभा अध्यक्ष को की गई शिकायत में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, राजनीतिक कारणों से भाजपा के सांसदों और विधायकों को टारगेट किया गया। वाइस कैप्टन वंदना कटारिया हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 से बाहर। 13 जनवरी से रांची में शुरू हो रहा टूर्नामेंट। रांची में शुरू हो रहे महिला हॉकी ओलंपिक एशियन क्वालिफायर से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम के वाइस कैप्टन वंदना कटारिया चोटिल हो गई है। वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उनकी जगह पर निक्की प्रधान को टीम की वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया है, जबकि टीम में बलजीत कौर को भी शामिल किया गया है। ओलंपिक एशियन क्वालिफायर 13 से 19 जनवरी के बीच रांची में खेला जाना है। भारतीय टीम टूर्नामेंट के पहले दिन अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारतीय टीम को पूल बी में रखा गया है। भारतीय टीम का पहला मैच 13 जनवरी को अमेरिका से होना है। भारतीय टीम पूल बी में अपना दूसरा मैच 14 जनवरी को न्यूजीलैंड से खेलेगी और 16 जनवरी को इटली से भिड़ेगी। नॉकआउट चरण में मैच 18 और 19 जनवरी को खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमों में जर्मनी एशियाई खेलों का चैंपियन जापान, चिली और चेक गणराज्य है। इन्हें पूल ए में रखा गया है। कोल माइंस से दिलवाने के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी, कर्ज लेकर दिए थे पैसे। दुमका जिले से 54,78,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साहिबगंज शहर के दुसाद पाड़ा के रहने वाले मोहम्मद शहबाज जफर ने हिमांशु शेखर नाम के शख्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जमीन खरीदने के सिलसिले में दुमका आया था। इसी दौरान साहिबगंज के पटवा टोली के रहने वाले मिथिलेश कुमार के माध्यम से दुमका नगर थाना क्षेत्र के हिमांशु से उसकी मुलाकात हुई। प्राथमिकी में शहबाज ने बताया कि हिमांशु ने उससे कहा कि वह अमरपाली ग्रुप से वैध कोल माइंस लीज करवा देगा। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी। ऐसे में शहबाज जफर ने कर्ज लेकर और अपना पैसा मिलाकर हिमांशु के बैंक खाते में कुल 29,78,000 रुपए का भुगतान कर दिया। फिर उसने दुमका के रॉयल मैजेस्टिक होटल में बुलाकर नगद 25 लाख रुपए दिया। हिमांशु ने 54,78,000 रुपए लेकर अमरपाली ग्रुप कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में उसके नाम से एग्रीमेंट कराने को कहा। इसके लिए उसे कोलकाता ले गया, जहां वे होटल में रुके। 1 सप्ताह ठहरने के बाद टाल मटोल करने पर उसे संदेह हुआ तो उसने अमरपाली के कार्यालय ले जाने को कहा। दबाव देने पर अपना सूटकेस होटल में ही छोड़कर फरार हो गया। बाद में फोन करने पर सभी पैसे लौटाने का आश्वासन देता रहा। इसके बाद दुमका बुलवाकर जेल भिजवा देने की भी धमकी देने लगा। रांची के 4 तालाब सूख गए, 6 पर खतरा मंडराया। गर्मियों में क्या होगा? इस वक्त झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद भी रांची के कई तालाब सूख गए हैं और कई सूखने वाले हैं। कुछ तालाबों का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है। इसके प्रमुख कारण है शहर में तेज़ी से कंक्रीट का निर्माण होना, पानी का अत्यधिक दोहन व बर्बादी होना। पिछले कुछ सालों में झारखंड का तापमान भी बढ़ा है, बारिश भी कम हुई है। पहले रांची को तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब कुछ ही तालाब बचे हुए हैं। रांची नगर निगम के अनुसार 70 के दशक तक यहाँ 150 से अधिक तालाब थे, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुआ तालाबों में कमी आने लगी। रांची नगर निगम क्षेत्र में 48 छोटे बड़े तालाब हैं। इनमें से 10 तालाब की बंदोबस्ती निगम की ओर से की जाती है। निगम ने सार्वजनिक तालाब के चारों ओर 4 दीवारी और प्लेटफॉर्म बनवाया है। यह काम सांसद और विधायक कोष से हुआ है। 4 दीवारी बन जाने से बारिश का पानी पिछले 5 साल से तालाब में नहीं गया है। गिरिडीह में धराए 6 साइबर क्रिमिनल एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम पर लगाते थे चूना। प्रतिबंधित ऐप साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की लगातार मददगार साबित हो रही है।
इस पोर्टल से मिली सटीक सूचना से अब तक झारखंड में कई साइबर अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है। इसी बीच पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एसपी को प्रतिबंधित पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर एसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी करते हुए अलग अलग स्थानों से कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने बयान में बताया कि वे साइबर ठगी करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के कर्मी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ओटीपी पासवर्ड प्राप्त कर उनसे पैसे ठगी करते हैं। आम लोगों को अश्लील वीडियो भेजकर रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करते हुए पैसे की ठगी करते हैं। एसकोका ऐप के माध्यम से चैटिंग कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे की ठगी करते हैं। साथ ही फर्जी सिम उपलब्ध कराना एवं फर्जी खाता एटीएम से पैसे की निकासी करने का भी काम करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल, 15 सिम कार्ड, 4 एटीएम, 3 पासबुक, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड बरामद किया है। कैबिनेट सचिव की ईडी को चिट्ठी, कहा सीएम के सलाहकार और साहिबगंज डीसी को क्यों बुलाया, स्पष्ट कीजिए। अवैध खनन मामले में गुरुवार को ईडी साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ होनी है, लेकिन अब तक वह ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। इधर कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने ईडी को पत्र भेजा है, जिसमें यह पूछा कि किन वजहों से सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू, साहिबगंज उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन केस में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी को रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। वहीं सीएम के करीबी कहे जा रहे विनोद सिंह को 15 जनवरी को बुलाया गया है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जनवरी को तड़के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के रातू रोड स्थित आवास, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय और राजस्थान स्थित आवास आर्किटेक्ट विनोद सिंह, होटवार जेल के सिपाही अवधेश कुमार, साहिबगंज के खुदनिया ब्रदर्स सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कम से कम 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने बताया कि छापेमारी में साहिबगंज डीसी के कैंप कार्यालय से 7.5 लाख रुपए सहित कुल 36.99 लाख रुपए नगद और हथियार बरामद किया गया था। ईडी ने बताया कि छापेमारी में आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और बेनामी बैंक खातों का पता चला था। किसी भी टीम से निपटने के लिए हम हैं तैयार, बोली कप्तान सविता पुनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH ओलंपिक क्वालीफायर के लिए पूरी तरह से तैयार है। 13 जनवरी से हॉकी का महामुकाबला रांची के मारमगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शुरू हो जाएगा। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच जेनेक शॉपमैन और कप्तान सविता पुनिया ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया। इस टूर्नामेंट में भारत ग्रुप बी में है। भारत के साथ इस ग्रुप में न्यूजीलैंड, USA और इटली भी है। भारत को अपना पहला मुकाबला 13 जनवरी को USA के खिलाफ खेलना है। ग्रुप ए में जर्मनी, जापान, चिली और चेक रिपब्लिक है। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 18 जनवरी को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 19 जनवरी को खेला जाएगा। कुल 8 में से टॉप 3 टीमें अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। मीडिया से बात करते हुए भारतीय कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि यहां आकर हमेशा ही अच्छा लगता है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। USA के साथ हमारा पहला मैच है, उसके लिए हम तैयार हैं। प्रैक्टिस मैच यही देखने के लिए होता है कि सुधार की क्या गुंजाइश है। पेरिस ओलंपिक के लिए हमने बहुत मेहनत की है। बहुत कम समय में हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे में हम क्वालिफाई करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये टूर्नामेंट मुश्किल होने वाला है क्योंकि हर टीम अपना बेहतर करना चाहेगी। हम भी अपना बेस्ट देंगे। वंदना कटारिया अनुभवी है और बेहतर खेलती है। उनकी कमी हमें महसूस होगी, लेकिन उनके बदले जो प्लेयर आई है वह भी बेहतर खेलती है। झारखंड के कारोबारियों को सुरक्षा देगा एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड। 5 थाना प्रभारी, टेक्निकल टीम, साइबर सेल होंगे हिस्सा। झारखंड के व्यवसायियों को एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड सुरक्षा देगा। राजधानी रांची और उससे सटे इलाके के व्यवसायियों पर हो रहे हमले और मिल रही धमकी के बाद स्क्वाड गठन का आदेश जारी हो चुका है। जल्द ही यह एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड काम भी करने लगेगी। इस एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड को सिटी DSP दीपक कुमार लीड करेंगे। आपराधिक कभी
कभी फ़ोन पर तो कभी दूसरे माध्यम से कारोबारियों को धमकी दे रहे हैं। बीते 4 जनवरी को ही कोयला व्यवसायी को 10 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 7 उन्हें लगी थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। साल 2023 में 5 से अधिक बड़ी घटनाएं हुई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।